नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद नरेश बंसल, सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, महामंत्री, वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। और आज 26 जनवरी के मौके पर ध्वजारोहण किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अजय भट्ट और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को संविधान के उद्देशिका की शपथ दिलाई है। इसके बाद उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की एकता, सामर्थ्य और विविधता का प्रतीक गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए देश के संविधान के प्रति समर्पित और गर्वित होने का अवसर है। सुनिए। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र की एकता, सामर्थ्य और विविधता का प्रतीक गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए देश के संविधान के प्रति समर्पित और गर्वित होने का अवसर है। आइए गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी देशभक्ति और सेवा भाव के साथ अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने के साथ साथ संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में उभरते हुए अपनी अनूठी पहचान बना रहा है, जो हर भारतीय के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। खटीमा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय तहसील कार्यालय और पुलिस कोतवाली से सभी इलाके की पुलिस चौकियों और दूसरे कार्यालयों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट शामिल हुए और उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर क्षेत्र के बुजुर्ग राज्य आंदोलनकारियों को शॉल से सम्मानित भी किया गया। भारतवासियों को, टीमावासियों, हमारे उत्तराखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूँ हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और मैं सब चाहूँगा कि सब लोग अपने संविधान की रक्षा करें, ऐसा काम ना करें जिसके संविधान का उल्लंघन हो। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, अपने अधिकारों को भी जानें और देश की सेवा में अपना कार्य करें। दिवस के शुभ अवसर पर हमारे द्वारा कोतवाली खटीमा में बड़े उत्साहपूर्वक गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया गया, झंडारोहण किया गया और इसी के संबंध में सभी को हमारे द्वारा गणतंत्र दिवस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी जानकारी दी गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज तिवारी ने झंडारोहण किया है और इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य जजों के साथ स्टाफ और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद सभी लोगों ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली, राष्ट्र की एकता और अखंडता का संकल्प लिया। समस्त प्रदेशवासी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बस हम चाहते हैं कि देश की प्रभुता, अखंडता सुनिश्चित रहे और सभी कम्युनिटी, सभी धर्मों में भाईचारा, सभी वर्गों में समानता और भाईचारा रहे, जो संविधान का उद्देश्य है।
नैनीताल में सरोवर नगरी के डीएसए मैदान में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस की परेड में रेगुलर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, फायर और पीएसी सहित सीपीयू के जवान, एनसीसी कैडेटों के साथ कई विभागों की ओर से झांकियां भी निकाली गई। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, निवर्तमान जोगिंदर पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूलों के बच्चे सहित एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। बधाई देता हूं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। और अवश्य आज जो हमारे वीर शहीद और जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिनका संघर्ष था, जिनकी त्याग तपस्या थी, जिनके बलिदान थे, जिसके फलस्वरूप भारत को आज़ादी मिली, और उसके बाद भारत की जो पहली सरकार बनी, पंडित नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री बने और संविधान की रचना हुई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अवश्य आज याद करना। तो गणतंत्र बना भारत, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आज सुचारू रूप से चालू है, वो उस ज़माने में एक उसकी नींव रखी गई। और देश ने जो इतने वर्षों में प्रगति करी और देश की लगातार प्रगति में सामाजिक समानता, आपसी भाईचारा, एकता, एकजुटता हमेशा प्राथमिक दृष्टि में अवश्य सबसे महत्वपूर्ण हमारी आधारशिला रही। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हल्द्वानी की समस्त सम्मानित जनता को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, उसके लिए सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण को सबको सहयोग करना होगा। आज देश प्रगति की राह पर है। देश में जितने भी नए नए लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो प्रशंसनीय हैं, अतुल्य हैं और अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून सचिवालय में तिरंगा फहराया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने तिरंगा फहराया। मुख्य सचिव ने सचिवालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। मुख्य सचिव ने ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भारत के संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर भी ध्यान आकर्षित किया। पहाड़ों की रानी मसूरी में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी लंढौरा बाजार के सर्वे चौक में 5 साल की बच्ची ने ध्वजारोहण किया। मसूरी के अलग अलग सरकारी कार्यालय और स्कूलों में तिरंगा भी फहराया गया। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सीएम धामी ने बताया कि कमेटी ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, जिसके लिए कमेटी का 15 दिनों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जल्द ही कमेटी के द्वारा सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। उसके बाद हम इसे प्रदेश में लागू करेंगे। के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है और वो जैसे ही उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, हमको ड्राफ्ट मिलेगा और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में। विधानसभा कार्यालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की सूचना जारी की है। 5 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र। पिछले साल 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र को स्थगित किया गया था, जिसके बाद आज सत्र शुरू किए जाने की अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हल्द्वानी से खबर है।
हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के पीएम मोदी अब तक के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता का होता है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी एक ताकतवर इंसान के रूप में उभर कर सामने आए हैं और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देनी है तो इसके लिए पूरे विपक्ष को अपना एक बहुत भरोसेमंद और विश्वसनीय चेहरा सामने लाना होगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ हिंदुओं तक सीमित करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री भारत का होता है और भारत के प्रधानमंत्री का सबको सम्मान करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के हैसियत से श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान थे। भारत के प्रधानमंत्री के इस कार्य की मैं बिल्कुल खुले हृदय से सराहना करता हूं और जहां तक सवाल है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन जी के वक्तव्य का, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। गणतंत्र दिवस में इस साल सीमांत गांव के जनप्रतिनिधियों को भारत सरकार ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। भारत चीन सीमा पर स्थित हर्षल गांव के एक महिला अनुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम के साथ भोजपत्र पर उकेरा है और इस पेंटिंग में दुर्लभ भोजपत्र और फलों के रंगों का प्रयोग किया गया। पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री को उकेरा गया और उन्हें ये भेंट करने की योजना है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का विशेष निमंत्रण मिला है और इसी कड़ी में हमने प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशिष्ट शैली की एक पेंटिंग बनाई है जो अनुप्रिया रावत जो हर्षल निवासी हैं और उन्होंने बनाया है, वो स्थानीय कलाकार है। और ये विशिष्ट शैली इसमें है कि इसमें भोजपत्र एवं अखरोट के कलर से इसको बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री जी भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को दिखाया गया जो उन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण का जो किया है उससे प्रेरित होकर पेंटिंग बनाई गई है जो कि आज हम प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ दिल्ली में लेके आए हैं। खबर नैनीताल से है जहां पर सचिव पेयजल और परिवहन अरविंद सिंह हांकी ने जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित और साहित्य विकास योजना की प्रगति और जिला योजना में आवंटित बजट को 100% खर्च करने को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान सचिव ने जनहित के कार्यों में बजट खर्च हो रही लापरवाही पर विभागीय अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही समय पर बजट खर्च करने के आदेश दिए। इस दौरान अरविंद सिंह हांकी ने लोनीवी और पेयजल निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने दोनों विभागों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है कि शासन से सचिवों को जिला योजना की समीक्षा के लिए आना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिला योजना का पैसा आते ही 1 सप्ताह के अंदर विभागों को आवंटित कर दिए जाए। तो जिला स्तर पे जो योजनाएं चल रही हैं वो सही तरीके से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, उसका एक मॉनिटरिंग हो जाती है। दूसरा ये भी कि स्थानीय स्तर पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या उनके अच्छे सुझाव भी आ सकते हैं या उनकी कठिनाई भी हो सकती हैं। उन कठिनाइयों का भी आकलन किया जाए, उनके अच्छे सुझाव भी लाया जाए ताकि राज्य स्तर पर ही पॉलिसी लेवल में कोई चेंजेस की आवश्यकता होगी तो उन प्रोग्राम्स को उसी हिसाब से मॉडिफाई किया जाए। उसी कड़ी में हर सचिव को हर जिले आवंटित किए गए, कौन से जिले में कौन सा सचिव कब जाएगा। तो मेरा यहाँ नैनीताल इस महीने अलॉटेड था। रही बात जो समीक्षा हुई थी, अभी जिला योजना भी देखी गई और बाकी स्कीमों को भी देखा गया, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी देखे गए। जहाँ थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है उनको कहा गया है कि अपना टाइम से कार्रवाई करें, अदरवाइज हम उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी रिकमेंड कर सकते हैं। हल्द्वानी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 14 चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसे लेकर शासन प्रशासन सड़क पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करेगा। नगर निगम आयुक्त कार्रवाई को अंजाम देने से पहले सभी कारोबारियों का पक्ष सुना जा रहा है। सारे पक्षकारों को सुनने के बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को शुरू करेगा। प्रशासन के इस कदम से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार 7 दिन की सुनवाई फिर इन्होंने करी है
आज सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है और लोगों ने अपने तर्क रखे हैं। यहाँ कई अधिवक्ता भी आए जिन्होंने बहस की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें भी रखी हैं, हाई कोर्ट की रूलिंगें भी रखी हैं और जगह की अतिक्रमण के खिलाफ क्या होना चाहिए, पुनर्वास से पहले कैसे तोड़ देंगे आप और उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे आप, ये सब मुद्दे हमने रखे हैं। अभी भी हमारी नगर मजिस्ट्रेट से भी बात हुई और ये अपने MLA साहब से भी बात हुई। हमारे मंडी के चेयरमैन भी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए थे। हम चाहते हैं कि व्यापारियों के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है, हम सुनिश्चित विकास के लिए सरकार का सहयोग करने को तैयार है। और नहीं, निश्चित रूप से समाधान होगा। समाज को भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं ट्रैफिक ठीक हो, व्यवस्था ठीक हो, और व्यापारियों का भी। तो आज सुनवाई करके धीरे धीरे प्रशासन इस ओर बढ़ रहा है कि कैसे व्यापारियों का नुकसान भी ना हो और कैसे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार। निश्चित रूप से प्रशासन इस ओर विचार कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लिए पहले व्यवस्थित व्यवस्था की जाए और उस दिशा में मैं समझता हूँ प्रशासन जन सुनवाई कर रहा है, उससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, रिंग रोड की बात आएगी, वहाँ भी कहीं ना कहीं लोगों को एक्वायर करना पड़ेगा। तो जो बेहतर, अधिकतम समाज के लिए बेहतर कार्य हो सकता है वो सरकार करने जाएगी। अड्डे से लेकर मंगल पड़ाव तक जो रोड चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है 12-12 मीटर दोनों तरफ, उससे संबंधित पहले विभागीय अधिकारियों ने नोटिस जारी किए थे। बाद में PIL में जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय के हुए उसके क्रम में पुनः 7 दिन के लिए नोटिस जारी किया गया। उसमें से कुछ लोगों को 24 तारीख को, कुछ को 25 तारीख को सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई थी। आज जो लोग आए हैं उन्होंने अपने एप्लीकेशन भी दिया है, अपने बात भी कही है, अपने अभिलेख भी दिए हैं। ज़्यादातर लोगों के पास भू अभिलेख नहीं है और जिनके पास जैसे भी अभिलेख हैं, चाहे उनका कभी नक्शा पास हुआ है या उन्होंने रजिस्ट्री से खरीदी हुई, जो भी अभिलेख थे वो दिए हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो उनके द्वारा अभिलेख दिए गए हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। तो मैं हरिद्वार के हर की पौड़ी इलाके में 5 साल के मासूम को गंगा में डुबोकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया और इस दौरान मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसने मां के साथ धक्का मुक्की की और ऐसा माना जा रहा है कि तंत्र मंत्र के लिए आरोपियों ने मासूम की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना खत्म किया है। भारतीय किसान संघ का धरना पिछले 36 दिनों से चल रहा था, जिसमें सरकार से गन्ना का रेट घोषित किए जाने की मांग की जा रही थी। बता दें कि सरकार ने गन्ने के रेट की जो घोषणा की थी, उन रेटों से किसान नाखुश थे, जिस कारण धरने पर बैठे थे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों की बिजली माफ किए जाने की मांग भी किसान कर रहे हैं। हमारा धरना जो है यहाँ 36वीं दिन चल रहा था और केवल परामर्श मूल्य को लेकर धरना था। धरना तो हम समाप्त करेंगे आज, लेकिन इस मूल्य से हम संतुष्ट नहीं है। सरकार हमारे विचार की बराबर में हरियाणा भी है, वहाँ 386 रुपये है। कम से कम उम्मीद करते थे कि हरियाणा के बराबर रेट करेंगे, तो इसलिए इससे हम संतुष्ट नहीं। जब ये उत्तर प्रदेश की नकल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नलकूपों के लिए बिजली फ्री है और वहाँ 1 लाख रुपया कर्जा माफ किया सरकार ने। तो ये सुविधा जो उत्तर प्रदेश में मिल रही है वो यहाँ के किसानों को मिलनी चाहिए। भारतीय किसान संघ का पिछले 36 दिनों से चलाया धरना आज हमने इसलिए समाप्त किया कि सरकार ने अपना परामर्शित मूल्य घोषित कर दिया है, लेकिन हम इस मूल्य से घोषित नहीं है। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार की नकल करी है, जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को दे रही हैं, हमारी सरकार उत्तराखंड सरकार भी हमारे किसानों को वही सुविधाएँ दे जो बिजली में है, पानी में है। और रही हम इस परामर्शित मूल्य से हम संतुष्ट नहीं है। हमारा सरकार से विरोध जारी रहेगा। हमारी मांग है गन्ने का मूल्य 400 रुपये घोषित किया जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।